चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड आज जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, इसमें आज हम कवर करेंगे 20 पॉइंट प्रोग्राम, टीटीपी। 20 पॉइंट एजेंडा बोल लो, 20 पॉइंट प्रोग्राम बोल लो, और एमपी लैड्स। जो एमपी लैड्स है ये आपका पॉलिटी और गवर्नेंस में भी कवर होता है ये टॉपिक। साथ के साथ इंडियन इकोनॉमी में भी इसका थोड़ा सा पोर्शन है, तो इसलिए हम इसको उतना ही पोर्शन कवर करेंगे जितना इंडियन इकोनॉमी के अंदर कवर होता है। अदरवाइज वैसे ये आपका पॉलिटी और गवर्नेंस का टॉपिक है। ओके, इसके अलावा जो भी है 20 पॉइंट प्रोग्राम्स के अंदर जो जो डिसीजंस ले गए थे, जो जो उसके अंदर स्ट्रैटेजीज यूज करी गई थी, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उसके फीचर्स क्या क्या थे, वो सब हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि आपको 2023 की रिपोर्ट रीड करनी है, टीटीपी की। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मुझे एक सेकंड दीजिए। ओके, सो जो ये 20 पॉइंट प्रोग्राम है, पहले हम टीपीपी, सॉरी नॉट टीटीपी, टीपीपी, टीपीपी है, 20 पॉइंट प्रोग्राम है, इसको डिस्कस करेंगे। 20 पॉइंट प्रोग्राम एक एजेंडा था जो कि 1975 में 1975 में कौन थे पीएम? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने स्ट्रक्चर करवाया था, इंट्रोड्यूस किया था, ताकि गवर्नमेंट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव कर सके। और ये टीपीपी आज तक वी आर इम्प्लीमेंटिंग इन नीति आयोग ऑल्सो। नीति आयोग में भी टीपीपी की स्ट्रैटेजीज को यूज किया जाता है। एंड इससे अलग अलग जो 20 प्रायोरिटी एरियाज जो ये बनाते हैं, ये क्या करते हैं, 20 प्रायोरिटीज एरिया डिजाइन करते हैं और फिर उन एरियाज के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इनकी। सो दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1975 बाय देन एंड देयर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। एंड इट वाज, उसके बाद क्या हुआ, ऐसा नहीं कि 1975 में जो बन गया वैसा ही चल रहा है। उसके बाद ये 1982 में भी रीस्ट्रक्चर किया गया, 2006 में भी इसको रीस्ट्रक्चर किया गया। ओके, तो दिस पॉलिसी दे इंक्लूड लिटरली सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स जिनको बार बार हम रीस्ट्रक्चर करते हैं और इनको हम 20 प्रायोरिटी एरियाज में कन्वर्ट करते हैं। ओके, आज की डेट में ये सारे प्रोग्राम्स टीपीपी 2006 के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, इनको नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर भी डाला हुआ है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अलावा जो हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं उसका भी ये पार्ट है। साथ में जो यूनाइटेड नेशंस और जो सार्क का जो एक सोशल चार्टर है उसके अंदर भी ये इसका पूरा पूरा पार्ट है। ठीक है, एंड इट वाज अप्रूव्ड बाय कैबिनेट लास्ट इन ऑन 5 अक्टूबर इन 2006। ठीक है, तो यानी 1 अप्रैल 2007 से ये एज इट इज टीपीपी चल रहा है। तो इनिशियली जो 20 पॉइंट्स प्रोग्राम थे उसमें 66 आइटम्स को केयरफुली यूज करके ऑब्जेक्टिव डिजाइन किए गए थे। ओके, कितने? 66 आइटम्स। ओके, और मेनली इनका जो एरियाज रहते हैं वो रहते हैं पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हाउसिंग, हेल्थ, एग्रीकल्चर, लैंड रिफॉर्म्स, इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर प्रोटेक्शन और ये सब कुछ। ओके, सो जो 20 टीपीपी है उसमें जो फर्स्ट आ जाता है वो आ जाता है हमारा अटैक ऑन रूरल पॉवर्टी। ओके, अटैक ऑन रूरल पॉवर्टी आ जाता है, यानी कि जितने भी गांव में जो भी गरीबी है उसको रिमूव करने के लिए उसकी स्ट्रैटेजीज हैं। स्ट्रैटेजी फॉर रेन्ड एग्रीकल्चर, ये नोटिस किया होगा कि इनिशियली जो हमारी एग्रीगेरियन सोसाइटी जो बहुत ज़्यादा रेन पे डिपेंडेंट थी, अब उसकी इरिगेशन सिस्टम्स बेटर आ गए हैं। सो बेटर यूज ऑफ इरिगेशन वाटर, बिगर हार्वेस्ट, enforcement of the land reforms, special programs for rural labor, clean drinking water, health for all, टू चाइल्ड नॉर्म्स, यानी कि 2 बच्चे होने चाहिए, 2 चाइल्ड, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, जस्टिस फॉर SC/ST, इक्वालिटी फॉर वुमेन, न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, हाउसिंग फॉर पीपल,
improvement for the slums, new strategies for forestry, protection of environment, concern for the consumer, energy for the villages and a responsive administration. तो ये जो 20 पॉइंट्स निकाले हुए हैं, ये निकाले हुए हैं अकॉर्डिंग टू 1975 के अकॉर्डिंगली। तो इसमें आप ज़्यादातर देख सकते हो एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रायोरिटी दे रखी है, ओके, और पॉवर्टी को कर्ब करने के लिए कर रखी है, ओके। जैसे 2 चाइल्ड नॉर्म्स हो गए, ये सब कुछ। अब आज के डेट में तो ये चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो गई हैं, ओके। अब तो लिटरली हम लोग 1 चाइल्ड पॉलिसी के ऊपर आने वाले हैं थोड़े टाइम में। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स 2006 में रीडिफाइन करे गए हैं, रीस्ट्रक्चर करे गए हैं। अब आ गया है पॉवर्टी इरेडिकेशन, पावर टू पीपल, सपोर्ट टू फार्मर्स, लेबर वेलफेयर, फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी एक्ट बना हुआ है पूरा प्रॉपर, ओके। और ये मैंने आपको कल भी बताया था कि ये कौन से प्लान में बना था, फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में, यानी कि 12th 5 ईयर प्लान में। और इनकी मोटिव क्या थे, इनके 3 मोटिव्स थे, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये 3, यानी कि फूड फॉर ऑल, सबको खाना मिले, अच्छा खाना मिले, क्वालिटी खाना मिले, उसके लिए। ऑल राइट। तो ये था हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 में बन गया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ओके। तो फूड सिक्योरिटी की बात 2006 में ही 20 पॉइंट एजेंडा में ही कर दी थी। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल। एजुकेशन फॉर ऑल के लिए आरटीआई आया था, राइट टू एजुकेशन, सॉरी नॉट इंफॉर्मेशन, आरटीई, राइट टू एजुकेशन। वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी एंड माइनॉरिटीज, women welfare, child welfare, youth development, improvement of slums area, environmental protection and afforestation, social security, rural roads, energizing the rural areas, development of the backward areas and IT and enabled e-governance। यानी कि फिर 2006 में जो रिस्ट्रक्चर किया गया था उसमें IT को भी इंक्लूड कर लिया था, ओके। तो इन सब से रिलेटेड स्कीम्स निकाली गई, स्कीम्स इंप्लीमेंट करवाई गई, और ये सारा था टीपीपी यानी 20 पॉइंट प्रोग्राम इसमें, ठीक है। अब जो 2006 में जो ये रीडिफाइन किए गए, एक बार इसको मैं दोबारा, इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें कैसे हुआ था। जैसे फॉर एग्जांपल पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए मनरेगा स्कीम जो है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये आया था, राइट। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए रोजगार योजना है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ऑल राइट। सपोर्ट टू फार्मर्स, फार्मर्स के लिए बहुत सारी वो है हमारे पास, जितनी भी एग्रीकल्चरल बेस्ड की जो लैंड रिफॉर्म्स है वो सब कुछ, जैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ फार्मिंग है, इरिगेशन, फूड सपोर्ट एंड फूड सिक्योरिटी है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ओके, सॉरी। उसके अलावा जितनी भी हम विमेन वेलफेयर की बात करते हैं, विमेन वेलफेयर के लिए हमारे पास बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद ये जितनी भी हमारी महिला कल्याण योजना, ये सारी स्कीम्स आ जाती हैं इसके अंडर, ओके। हाउसिंग फॉर ऑल में आपके लिए स्कीम्स आ जाती है प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम आवास योजना, राइट। तो ये सारी स्कीम्स ना आपको पढ़नी पड़ेंगी, यूपीएससी में ये सारी की सारी स्कीम्स आएंगी। अब यूपीएससी की स्कीम्स को लेके भी एक स्पेशल क्लास है मेरी, ये मैंने लेनी है 15th या 16th में के आसपास आएगी ये क्लास, ओके। शेड्यूल आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, उसके ऊपर सारी आती रहती है,
ओके। तो ये अब आज हमने जैसे इसका 20 पॉइंट एजेंडा डिस्कस कर लिया, ठीक है, तो आज जो इतने भी क्वेश्चंस होंगे 20 पॉइंट एजेंडा के हिसाब से होंगे। अब आने वाली जो क्लासेस होंगी उसमें एक एक इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर जो जो स्कीम्स निकाली हुई है ना गवर्नमेंट ने, वो सारी स्कीम्स को लेके हमारी क्लासेस होंगी। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं, मिस मत करना। ऑल राइट, उसके बाद स्लम से रिलेटेड भी अपग्रेडेशन ऑफ द अर्बन स्लम्स हो गई, और इनको बेसिक सर्विसेज देना, इनको घर प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें। फैमिली वेलफेयर में पॉपुलेशन कंट्रोल, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फर्टिलिटी, फीमेल फर्टिलिटी की बात करना। ओके, एनर्जी फॉर रूरल एरियाज में आ जाता है एलपीजी कनेक्शन, जैसे वो अभी ज्वाला, उज्ज्वला, उज्ज्वला, नॉट ज्वाला, उज्ज्वला योजना करंटली अभी भी चल ही रही है ये। ओके, उज्ज्वला योजना हो गया, इस तरीके की योजना आती हैं। और न्यूट्रिशन सपोर्ट में, फूड वगैरह में, और चाइल्ड वेलफेयर में आपकी मिड डे मील्स आ जाती हैं। ओके, सोशल सिक्योरिटी में आपकी पेंशन फॉर एल्डरली, विडोज, डिसेबल्ड, जितने भी ये आते हैं इन सब के आ जाते हैं। ओके, और आईटी वगैरह के लिए तो हमारे पास स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की स्कीम्स हैं ये। ऑलराइट, अब होता क्या है कि ये स्कीम्स ना आ तो जाती है, अब ये चेक करना पड़ता है कि ये एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट हो रही हैं कि नहीं हो रही है, इनको मॉनिटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, तो इनको इम्प्लीमेंट कौन करवाता है? सबसे पहले तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, इनका काम है इनको इम्प्लीमेंट करवाना। ठीक है, मॉनिटर कौन करता है इनको? डेटा कौन इकट्ठा करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ओके, जिसको हम MOSPI, अब ये जो आज मैं आपके जितने भी ये सारे नोट्स लेके आई हूँ ना, ये मैं MOSPI की वेबसाइट से ही उठा के लेके आई हूँ। ओके, मैंने उठाया, इनका पूरा डॉक्यूमेंट था, कम से कम 150 पेजेस का डॉक्यूमेंट था, उसको रीड करके उसको शॉर्ट समरी में निकाला है, और उसके बाद फिर ये सारे नोट्स प्रॉपरली प्रिपेयर करे गए हैं। ओके, तो आपको जब भी पढ़ना है ना किसी भी चीज़ से रिलेटेड, देखो जो NCERT और जो हम बुक्स को फॉलो करते हैं वो तो है ही है, लेकिन अगर स्कीम्स को फॉलो करना है, स्कीम्स के डेटा को फॉलो करना, तो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स ही फॉलो करना। MOSPI के डॉक्यूमेंट्स हो गए, RBI के डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है, इन डॉक्यूमेंट्स यही ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट्स हैं। हैंडबुक ऑफ RBI हो गया, यहीं से ही आपको सारा मिलेगा, या फिर प्रेस इंडिया ब्यूरो, इसके भी डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिकेटेड होते हैं। ओके, so monitoring of this program has been assigned by center to the मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, अभी करती क्या है, जितना भी इनका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये एक मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट डेवलप करते हैं, MPR बोलते हैं उसको, और देन उसको ईयरली रिपोर्ट में कन्वर्ट कर देता है, और पॉइंट वाइज, आइटम वाइज, स्टेट वाइज। ठीक है, जितने भी ये आइटम्स है ना सारे के सारे, इनको एक एवरेज, एक परफॉर्मेंस बेस्ड इनका वो निकलता है। ठीक है, जिसमें होता है वेरी गुड, गुड, एवरेज, पुअर, वेरी पुअर, डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो इसमें ये फॉर एग्जांपल जैसे चाइल्ड वेलफेयर उठा लिया, तो उसको लेके हर एक डिस्ट्रिक्ट में से वो उठाते हैं, डेटा उठाते हैं, और उनको असाइन करते हैं कि ये वेरी गुड है, एवरेज है, या फिर पुअर है, या वेरी पुअर है। ओके, ठीक है। कार्तिक जी आपका कैमरा ऑन हो गया है। ऑलराइट, सो ये रिपोर्ट में आपके 20 क्रूशियल पॉइंट्स जो कि प्रॉपरली फिजिकल टारगेट्स हैं, उन सब की एक रिव्यू रिपोर्ट निकलती है, और उसका एक एनालिटिकल परफॉर्मेंस निकलता है। ओके, और इन सारे 20 पॉइंट्स में 66 आइटम्स जो है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, उन सबको इंक्लूड करते हैं, जिसमें से 25 आइटम्स को तो ये मंथली बेसिस पे करते हैं, और बाकी की रिपोर्ट ये पब्लिश करते हैं ईयरली एंड तक। ठीक है, और पहले सेंट्रल नोडल डिपार्टमेंट में जाता है, फिर उसके बाद ये स्टेट्स में जाके पब्लिश होता है। ठीक है, और इनकी रैंकिंग्स आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल की क्या रैंकिंग है, उत्तर प्रदेश की क्या रैंकिंग है, ऐसे करके। ओके, अभी तक जितने भी डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट्स ली है, कंसोलिडेट करी गई है, एक फॉर्मेट होता है, तो जनवरी 2008 तक तो ये रिपोर्ट्स बहुत, मतलब 2006 के पॉइंट तक आई है, और अभी 2022 और 23 की भी एक रिपोर्ट है। ओके, जो कि नीति आयोग के थ्रू आई है।
ऑल राइट, जिसमें सारे के सारे पैरामीटर्स के रैंकिंग्स निकाल रखी हैं। ठीक है, बाकी इसमें जो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है उसकी ये है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें पंचायत डिपार्टमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी आ जाता है। तो टोटल सवरोजगरीज असिस्टेड अंडर SGSY आ जाता है। फिर SHG, ओके, SHG यानी कि आपकी स्मॉल हाउसिंग ग्रुप्स, जिनकी इनकम और एक्टिविटीज ये जितनी भी हैं, सॉरी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आ जाते हैं, सॉरी मैं स्मॉल हाउसिंग ग्रुप बोल गई, SHG में यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ये असिस्ट करती हैं डेटा इकट्ठा करने में। रूरल हाउसिंग, इंदिरा आवास योजना हाउसिंग डिपार्टमेंट के अंदर कितनी चीजें रजिस्टर हुई हैं वो सारा आता है। EWS इकोनॉमिक वीकर सोसाइटीज और LIG हाउसिंग के अंडर कितने रूरल एरियाज में कितने हाउसिंग के ऊपर रजिस्ट्रेशन हुई है उसका डेटा आता है। एसेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम्स हैं आपके। स्लिप्ड बैक हैबिटेशन विद वाटर क्वालिटी प्रॉब्लम्स एंड इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी कितने बच्चों को की को वो लगे हैं, इंजेक्शंस लगे हैं, टीकाकरण हुआ है, ये सब कुछ। रूटीन इम्यूनाइजेशन, एवरी मंथ एक इम्यूनाइजेशन डे रखा जाता है आपकी लोकल डिस्पेंसरीज में, जिसमें सारे डेटा इकट्ठा करते हैं। ओके, उसके अलावा उसके अलावा आपकी यूनिवर्सलाइजिंग ऑफ ICDS स्कीम हो गई, ICDS ब्लॉक ऑपरेशनल, ओके, कम फंक्शनल एरियाज इन आंगनवाड़ीज, इन सब का डेटा आ जाता है। नंबर ऑफ पुअर फैमिलीज एसोसिएटेड अंडर 7 पॉइंटर चार्टर, म्यूनिसिपल अफेयर्स और UD इम्प्लीमेंट एजेंसीज की तरफ से आ जाता है। एफॉरेस्टेशन कितना हुआ है इसका डेटा आ जाता है, ये 10th पॉइंट है। 11th में एरिया कवर्ड अंडर प्लांटेशन एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स आ जाता है, जिसमें नंबर ऑफ सीडलिंग्स कितनी प्लांट हुई है। ठीक है, ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से आता है। रूरल रोड्स PMGSY वही पंचायत की तरफ से आएगा ये। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना आ जाती है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का डेटा आता है। और एनर्जाइजिंग पंप सेट में पावर डिपार्टमेंट की तरफ से कि कितने एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर सप्लाई हो रही है बिना किसी डिस्ट्रप्शन के। ठीक है, तो ये तो था कि कहाँ से कौन मॉनिटर कर रहा है और कहाँ से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से डेटा इकट्ठा होके पूरा इनके पास आता है। ओके, अब TPP 2006 में ओरिजिनली 20 पॉइंट से 66 आइटम्स थे, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 1 अप्रैल 2008 के बाद संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो इम्प्लीमेंट हुई थी, यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंदर ये आइटम्स में से एक को ड्रॉप कर दिया था। ठीक है, तो 66 आइटम्स की जगह अब 65 आइटम्स को मॉनिटर कर रहे हैं 2009 के 8-9 से। ठीक है, और इसमें किसको ड्रॉप कर दिया था, इसमें ये क्योंकि मनरेगा एक्ट बन गया था तो ये काफी सक्सेसफुल रहा था, तो इसको हटा दिया था। ओके, अब जो टोटल 65 आइटम्स हैं उसमें से जो 20 आइटम्स है वो स्टेट्स और यूटीज मंथली कलेक्ट करती हैं, और बाकी के आइटम्स को नोडल ऑफिसर्स इकट्ठा करके ईयरली रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। ठीक है, और जो बाकी की जो रिपोर्ट आती है वो एनुअल बेसिस पे आती है। ठीक है, यानी सेंट्रल नोडल मिनिस्ट्रीज की तरफ से। अब फिर लास्ट में इनकी रैंकिंग होती है। ठीक है, स्टेट वाइज रैंकिंग होती है इन सबकी। ओके, तो ये मैं आपको दोबारा बता चुकी हूँ। ठीक है, एक बार दोबारा बता देती हूँ। 20 पॉइंट प्रोग्राम्स के अंदर पहले 66 आइटम्स थे, अब उसमें से ड्रॉप हो गए 65 आइटम्स हो गए हैं, जिसमें से 20 आइटम्स का डेटा ये मंथली बाय बेसिस पे इकट्ठा करते हैं, रेस्ट को सेंट्रल नोडल ऑफिसर्स इकट्ठा करते हैं एनुअल बेसिस पे, और ये 20 आइटम्स की मंथली पे रिपोर्ट आती है। ठीक है, उसके अलावा ये जितनी भी प्रोग्राम की जितनी भी आइटम्स हैं ये सारी डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल से ही मॉनिटर होती हुई आती हैं। ऑल राइट, और कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, और ये किसकी हेल्प से करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल नोडल मिनिस्ट्रीज की तरफ से। ऑल राइट, तो इसके अंदर ये सारे के सारी एक और चीज़ है, जितनी भी जो एवरेज परफॉर्मेंसेस निकलती हैं उससे हम गैप और वेरिएशंस को कैलकुलेट करते हैं कि कितना और काम करना बाकी है ताकि हम उनको इम्प्रूव कर सकें। ठीक है,
ये कुछ पॉइंटर्स है जो 2008 और 9 और 1980 से जो जो इन्होंने ऑब्जर्व किया है कि जब वो इम्प्लीमेंट हुए तो उसका रिजल्ट क्या क्या आया। जैसे फॉर एग्जांपल जिनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी गई थी एनआरईपी के अंडर, ठीक है, वो 64.94 करोड़ से 65.31 करोड़ का डेटा आया था 1988 से 89 के बीच में, ठीक है। ये प्रॉपर डेटाज हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने इकोनॉमिक्स को एज अ मेन सब्जेक्ट ले रखा है, ठीक है, तो जो आपका मेंस में जो रिटन पेपर आता है उसमें ये सारा डेटा मांगते हैं, ठीक है, तो आपको ये कहीं ना कहीं लर्न करना पड़ता है। ऑलराइट। एस्से राइटिंग जो आती है आपकी इंग्लिश में या हिंदी में, उसमें भी इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि 20 पॉइंट प्रोग्राम कितना सक्सेसफुल था, उसमें क्या क्या डेटा था, तो उसके लिए भी आपको ये लर्न करना पड़ेगा। पॉलिटी और गवर्नेंस में भी आ जाता है ये, ठीक है। ये सारा का सारा इस तरीके का जो डेटा बेस्ड आता है, सारा इंफॉर्मेशन आती है, ये आपकी बहुत सारी चीज़ों में कवर हो जाती है, तो आपको कहीं ना कहीं ये पढ़ने ही पड़ेंगे। ऑल राइट। तो ये सारा डेटा इसको गो थ्रू कीजिएगा, कुछ नहीं है, सिंपल इसमें नंबर्स हैं कि ये इतने से बढ़ के इतना हो गया है, एक टाइम पे इतने से बढ़ के इतना हो गया है। ऑल राइट। अब हम बात कर लेते हैं एमपी लैड्स की, ओके, यानी कि लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम्स की। ऑल राइट। एमपी लैड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में डेटा रिवाइज। अभी तो जैसे 2022-23 का डेटा होगा, लेकिन ये जो टीपीपी है ये थोड़ा अलग से एक एजेंडा था, तो इसमें आपको 1988 से 89 का डेटा, 2008 से 2009 का डेटा, और उसके बाद 2022 से 23 का डेटा, ये तीन डेटास तो आपको करने पड़ेंगे, प्रोमिनेंट है, मतलब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब शायद ये डेटा रिवाइज होएगा आने वाले 7-8 साल के बाद रिवाइज होएगा, तो अभी तो पहले आपको ये जो मेजर ईयर्स जो मैंने आपको बता दिए हैं, इनके तो ईयर्स आपको कवर करने पड़ेंगे। ऑल राइट। क्योंकि इन्हीं टाइम पे सबसे ज्यादा रिवाइज हुई हैं और नीति आयोग की तरफ से रिपोर्ट्स आई हैं। एक और चीज, हर साल ना इकोनॉमिक सर्वे आता है, वो तो आपको एवरी ईयर करना पड़ता है, ओके। बाकी हाँ फिक्स्ड है। बाकी अगर अगर आपने मेन सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स है, तो फिर तो आपको अपना डेटा जो लर्न करना पड़ता है वो 2015 से लेके 2025 तक का जितना भी डेटा है सारा का सारा रिवाइज करते चलो, ठीक है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक बुक है प्रतियोगिता दर्पण, इंडियन इकोनॉमी, अमेजन पे है, मिल जाएगी। आई थिंक वो 340 या पता नहीं 350 450 की है, कुछ इतनी है। मैं अपने यूजीसी नेट क्लियर करने के टाइम पे उसको पढ़ती होती थी। उसमें सब कुछ है, सारा डेटा है, ये वाला भी है, ये वाला डेटा भी है, ये भी है, लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्विस तो उसमें आते ही रहते हैं, ठीक है। हर 6 मंथ्स में पब्लिश होके आती है वो, ठीक है। एंड जो 350 से ऊपर की जो बुक होगी ना, क्योंकि बहुत सारी प्रतियोगिता दर्पण है, तो उसमें देख लेना प्रतियोगिता दर्पण इंडियन इकोनॉमी लिखा होना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। और वो ऑथेंटिकेटेड डेटा है सारा का सारा, उसके अंदर सब रिपोर्ट पब्लिश होती है। जैसे आपकी, जैसे हर साल जो पॉवर्टी इंडेक्स आता है, हंगर इंडेक्स आता है, उसके बाद पासपोर्ट का इंडेक्स आता है, उसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडेक्सेस आते हैं, वो भी पब्लिश होते हैं। कौन सी कंट्री टॉप पे है, कौन सी कंट्री पीछे है, वो भी पब्लिश होता है, तो सारा डेटा उसके अंदर पब्लिश होता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं एमपी लैड्स की, ओके। ये तो आपका पूरा पूरा पॉलिटी एंड गवर्नेंस का टॉपिक है, ठीक है। और ये काफ़ी डिटेल में है पॉलिटी और गवर्नेंस में। यहाँ पे हम इसमें कवर करेंगे मेजर चीज़ें कि भाई एमपी लेड स्कीम्स में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, ओके। ये 1993 में लॉन्च हुई थी, 23 दिसंबर 1993, ओके।
और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जीओआई की तरफ से पब्लिश होती है। स्कीम है, जीओआई की तरफ से आती है। इस स्कीम में क्या है दैट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी जितने भी आपके लोकल एमपीज हैं ना, जितने भी हैं, जैसे एक पर्टिकुलर एरिया का एक एमपी है, ठीक है, उनको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं कि आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जितनी भी लोकल गवर्नमेंट है, यानी कि उनके अंदर जो जो एमएलएज हैं, एमपीज के अंदर जो जो एमएलएज हैं, उनसे इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सर्विस और कम्युनिटी एसेट्स का काम पूरा करवाना है। ये उनका काम दिया जाता है, ठीक है। यानी अगर कोई ईमानदारी से करे तो काम बहुत है करने को, लेकिन ये है कि करते नहीं है, दिक्कत यही है। ओके, तो जो एमपी लैड्स है, ये 1993 की स्कीम है जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को डायरेक्शंस दी जाती हैं कि वो अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, रोड्स एक्सेट्रा, यानी कि इसमें 3 चीजें कवर हो गई हैं एक तरीके से आपकी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सर्विसेज और कम्युनिटी एसेट्स, ठीक है। इन सब का ध्यान रखना है और इन सबको प्रॉपरली रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, रीएलोकेट करना है। स्कीम कहाँ से स्टार्ट हुई थी? पीवी नरसिम्हा राव की तरफ से हुई थी, ओके। और अब ये इसको भी कौन वो करता है, मॉनिटर करता है, या कौन इसका इकट्ठा करता है डेटा? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन वाले ही करते हैं, लेकिन पहले इसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर किया गया था, क्योंकि पहले सिर्फ पंचायत को इंक्लूड किया गया था, लेकिन अब आज की डेट में इसमें अर्बन एरियाज भी इंक्लूडेड है, ठीक है। अब कुछ चीजें हैं जो इसके फेवर में हैं, कुछ चीजें हैं जो इसके आर्ग्यूमेंट्स भी हैं, ठीक है। तो फेवर में क्या क्या है? एक तो इस स्कीम से सेपरेट हो जाती है पावर्स, लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूशन की, ठीक है। ये दोनों पावर्स सेपरेट हो जाती है, यानी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वाइज और सेंटर की सारी डिसेंट्रलाइजेशन की पावर्स अच्छे से सेपरेट होती है। उसके बाद जो आपकी कैग रिपोर्ट आती है, जिसमें हम एक्सपेंडिचर और फिस्कल डेफिसिट को काउंट करते हैं ना, वो सब कुछ उसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि कहाँ कौन सी स्कीम कहाँ से अंडर यूज हो रही है और कहाँ ओवर यूज हो रही है, किधर एसेट बने हैं, किधर ये स्कीम सक्सेसफुल हुई है, कहाँ नहीं हुई है। जैसे 20 पॉइंट प्रोग्राम वालों ने बोल दिया कि भाई रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन करनी है, ठीक है, तो एमपी लैड्स का काम है ये चेक करना, और ये कैग रिपोर्ट में जाएगा हर साल, ठीक है, कि कितना खर्चा हुआ, उसमें से कितना आपको रिटर्न आया है, रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, ठीक है। तो 78% जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे एमपी लैड्स के अंडर आ जाते हैं, एग्जिस्टिंग एसेट्स के अंदर, ठीक है। अब जैसे जैसे रिपोर्ट पब्लिश होती है, 298 members out of 542 in Lok Sabha did not utilize the amount of 5 crore allotted to them in MP lands. ये इंडिया स्पेंड की एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है। 4 मई 2014 से लेके 10 दिसंबर 2018 तक 93.55% ऑफ MPs डिड नॉट यूटिलाइज दिस सम अंडर दिस स्कीम। तो यानी ये सारा पैसा गया कहाँ? ऑलराइट, 5,000 crores were lying unspent with the various district authorities by May 15 and 2015. तो ये एक रिपोर्ट इंडिया स्पेंड की तरफ से पब्लिश हुई थी, जिसमें ये बताया गया था कि इस स्कीम के अंडर जो जो पैसे अलॉट हो रहे हैं वो यूज नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए ये स्कीम मिसयूज ज्यादा हो रही थी और अंडर यूज, मतलब एक तरीके से अंडर यूज ही हो रही थी, मतलब ये पैसा कहाँ जा रहा था किसी को पता नहीं चल रहा था, ओके। तो इसी के लिए ये स्कीम बार बार रिवाइज करनी पड़ती है, ओके। इनफैक्ट 2010 में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्वेश्चंस उठाए थे इस वैलिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी के ऊपर, कि ये सारे के सारी ये जो फंडिंग है ये कहाँ जा रही है, ओके। उसके अलावा इसके कुछ फीचर्स हैं एमपी लैड्स के अंडर। सबसे पहले चीज, इनका एनुअल फंड मेजरली हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को 5 करोड़ मिलता है, ओके। इनिशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड अंडर एमपी लैड स्कीम वाज 5 लाख, पहले 5 लाख पर एमपी था, उसके बाद अब इसको इंक्रीज करके 5 करोड़ कर दिया है 1998 से लेके अब 2010 के बाद, ओके। जितने भी एमपीज हैं जिन्होंने एनुअल काम किया है उन्हें पूरी कॉस्टिंग बतानी पड़ती है और 15% एमपी लेड स्कीम में डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है, जिसमें शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन को 7.5% मिलता है, ओके। और बाकी के एरियाज, बाकी का जो बच जाता है वो एसटी पॉपुलेशन को जाता है। 75 लाख जो हैं वो एसेट बिल्डिंग्स के लिए, यानी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब के लिए, बिल्डिंग्स जो कि ट्राइबल लोगों के लिए खास है, ओके। और लोकसभा बीच बीच में रिकमेंड करती रहती है कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के इलेक्टेड मेंबर्स है राज्यसभा के, वो स्टेट इलेक्शन के लिए भी कहीं से भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये जो एमपी लेड्स हैं इनका काम होता है ये रिकमेंडेशन भी करवाना, ओके।
राज्यसभा के इलेक्शंस के लिए। अब ये इम्प्लीमेंट कहाँ कहाँ पे हो रही है? सबसे पहली चीज तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन अपने नोडल ऑफिसर को बोल के हर एक एमपी से एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में इम्प्लीमेंट करवाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर रिलीज करती है ये 5 करोड़, ठीक है, और वो हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज अथॉरिटी वाइज वो चले जाते हैं, यानी हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को 5 करोड़ मिलते हैं। उसके बाद जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं वो एग्जीक्यूट करती हैं कि कौन कौन सी वर्क कौन से टाइम पीरियड पे होना चाहिए, और फिर उनकी रैंकिंग करती है कि क्वालिटेटिवली वो काम हुआ है कि नहीं हुआ है, टाइमली हुआ है या सेटिस्फैक्टरीली हुआ है। ओके, और जितना भी काम है वो 75 डेज के अंदर होना चाहिए। ओके, उसकी एक रिसीट आती है और वो फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट होती है। ओके, अगर उस 75 डेज में भी काम पूरा नहीं होता तो उसके लिए फर्दर 45 डेज और एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। So this scheme can be converted into individual and standalone projects by central and state governments until they meet the conditions of MP-LEDs. अगर ये स्कीम सक्सेसफुल हो जाती है, यानी एमपी लेड्स को जो भी काम दिया है वो 75 डेज या 45 डेज के अंदर भी हो जाता है, तो उसके बाद फिर बड़े प्रोजेक्ट्स अलॉट किए जाते हैं एमपी लेड्स को। तो स्कीम बहुत अच्छी है ये, दिस इज अ गुड स्कीम, बट प्रॉब्लम इज कि इसको इम्प्लीमेंट करते करते जो ये एमपीज हैं वो पैसे खा जाते हैं। Funds from local bodies can be similarly pooled with MP Lads works, but funds must be provided in other scheme uses should be used first. यानी जो पैसे MP Lads को मिले हैं वो हर जगह से पूल करके उठाए जाते हैं, लोकल बॉडी से, यानी जो भी रेवेन्यू आता है उसको इकट्ठा करके फिर उन स्कीम्स में दोबारा से रिस्ट्रक्चर करके दोबारा से लगाए जाते हैं। इसीलिए इस काम को लेके इस काम के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करे जाते हैं कि ताकि ये काम जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। ऑलराइट, अब इसकी गाइडलाइंस क्या हैं? 2016 के बाद ये चीज़ें दोबारा से रिवाइज करी गई थी। उसके बाद एमपी लेड्स की स्कीम को दोबारा से रिस्ट्रक्चर करके इन्होंने स्कीम्स निकाली अलग अलग, ताकि उन स्कीम्स के अंदर ये पैसे जा सकें, ताकि पैसे थोड़े से बेटर तरीके से यूज हो सके। जैसे स्वच्छ भारत मिशन निकाला, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन निकाला, वाटर कंजर्वेशन यूजिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम निकाला, और संसद आश्रम ग्राम योजना। ठीक है, इन स्कीम्स के अंडर ये सारे लगाए गए। उसके अलावा एमपीलैंड्स फंड्स कुड ऑल्सो भी कन्वर्ट विद मनरेगास, खेलो इंडिया स्कीम्स, या फिर ड्यूरेबल एसेट्स बनाने की स्कीम्स को लेकर। तो ओवरऑल ये जितनी भी एमपीलैंड्स की जो स्कीम है ये सारी की सारी एक सक्सेसफुल तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकती है। एक और चीज जो इसमें उसमें नहीं है, इस डॉक्यूमेंट में नहीं है, वो ये है कि ये रिकमेंड कौन कौन करवाते हैं? लोकसभा के एमपीज तो करवाते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा राज्यसभा वाले भी रिकमेंड कर सकते हैं, बाय चांस अगर ये एमपीज फेल हो जाते तो राज्यसभा वाले करते हैं। ओके, या फिर कोई अदर नॉमिनेटेड एमपी है उसको भी दिया जा सकता है ये। ओके, तो ये पूरा एक रूटेड सिस्टम है बहुत ज्यादा। और इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से होती है? डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज से, यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करवाता है ये काम। एमपीज ने एमएलएस को बोला, एमएलएस ने आईएएस ऑफिसर्स जो जो हैं उनको ये काम दिया। ओके, एमपीज रिकमेंड करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन निकाली थी 2010 के बाद कि अब एमपीज जो हैं वो सिर्फ रिकमेंड करेंगे, फंड्स को हैंडल डायरेक्टली नहीं करेंगे। फंड्स को हैंडल करेंगे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, यानी जितने भी कलेक्टर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हो गए, डेप्यूटी कमिश्नर्स हो गए, ये लोग। ठीक है, और इसमें क्या क्या काम मेनली मेजरली आ जाएंगे आपके? इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, स्कूल बिल्डिंग्स, कम्युनिटी हॉल्स, ड्रिंकिंग वाटर, सोलर लाइट्स बनवाना, बुक्स, कंप्यूटर्स वगैरह बनवाना, हेल्थ केयर इक्विपमेंट, ये सब कुछ। क्या काम अलाउड नहीं है इसमें? कौन सा चीजें अलाउड नहीं है? प्राइवेट इंडिविजुअल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज अब बिल्कुल अलाउड नहीं है। रिलीजियस फंडिंग्स, यानी कि मंदिर और मस्जिदों को जो ये फंडिंग आती है वो बिल्कुल अलाउड नहीं है एमपी लैड्स के अंदर। और मेंटेनेंस और रिपेयर करवाना, हाँ, लेकिन अगर आपका कोई ड्यूरेबल एसेट है, ठीक है, ड्यूरेबल एसेट्स होते हैं जो कि आपके लॉन्ग टर्म के एसेट्स होते हैं जिनको रिपेयर और मेंटेनेंस के जो पब्लिक यूज के लिए हैं, ठीक है, जिनका लॉन्ग लाइफ स्पैन है ना, वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया था कि ड्यूरेबल एसेट्स में अलाउड है। हाँ, ये ड्यूरेबल एसेट्स वहाँ पे आप ये लगा सकते हैं, लेकिन अपने प्राइवेट यूज के लिए, कमर्शियल यूज के लिए और रिलीजियस पर्पज के लिए इसको यूज नहीं कर सकते। ओके, इनकी मॉनिटरिंग होती है वो पूरा अच्छे से डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज करती है, एमओएसपीआई करती है, और उसके बाद फिर एमपी लैड्स
इसकी वेबसाइट में यहाँ पे प्रोवाइड कर देती हूँ, mplads.gov.in पे पूरा डेटा जाता है ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रह सके। ओके, अभी कोविड-19 के टाइम पे 2020 से लेके 2022 के बीच में ये सस्पेंड कर दिया था। ठीक है, उसके बाद ये दोबारा 2022 के बाद ये दोबारा से रीस्टार्ट किया गया है। ऑल राइट, तो दैट इज ऑल विद एमपी लैड्स एंड 20 पॉइंट एजेंडा। इसका एक क्वेश्चन है, जैसे लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है क्या, तो लोकल एरिया गवर्नमेंट स्कीम एक लॉन्च इनिशिएटिव है ताकि इन सारी चीज़ों के ऊपर काम हो सके। ऑल राइट, उसके अलावा कब इम्प्लीमेंट करी गई थी, दिसंबर 23 1993। अब इसके कुछ एमसीक्यूज कवर कर लेते हैं। पहले हम करेंगे 20 पॉइंट प्रोग्राम के। ओके, तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी हैव लिटिल वाटर। ओके, तो चलिए इसके एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीपीपी लॉन्च्ड इन 1975? प्रमोशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट्स, अनटचेबिलिटी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स? बिल्कुल सही, एक्सपोर्ट्स को लेके कोई बात नहीं हुई है। टीपीपी वॉज रीस्ट्रक्चर्ड ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स टू अलाइन विद मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। कब हो गया था इसको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के साथ, कब मैच कर दिया था? 2006 में। मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन ऑफ टीपीपी इज अंडरटेकन बाय, very good, Ministry of Statistics and Program Implementation. Which of the following is not one of the 20 points under TPP? मेट्रो, हाउसिंग फॉर ऑल तो है, मेट्रो मेट्रो नहीं है। B. Under TPP, the performance of state UT is graded as very good when they achieve what percentage of target? इसमें अगर आप 90% से अचीव कर लेते हो तो आप वेरी गुड की कैटेगरी में आ जाते हैं। ओके, जस्ट लाइक रिपोर्ट कार्ड्स। Next, the plantation activity monitored under TPT primarily targets which of the following? प्लांटेशन, इसमें आ जाती है पब्लिक एंड फॉरेस्ट लैंड्स। तो जितना भी आपका हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आता है वो सब भी इसी के अंदर ही आता है। नेक्स्ट, सेवेंथ,
In TPP structure, the point titled Health for All focuses on what? हाँ, immunization and public health, basic public health care. Eighth, which of the following schemes is not currently contributing to TPP indicators? ध्यान से देखो, आवास योजना भी आता है, लाइवलीहुड भी आता है, पीएमजीएसवाई, स्मार्ट सिटी मिशंस नहीं आते हैं. ओके. नाइन्थ, which among the following sectors is monitored under the indicator of empowerment of people? एम्पावरमेंट ऑफ पीपल में कौन से आ जाता है? स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट. टेंथ, द बजट फॉर टीपीपी इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 वॉज इंक्रीज. हाँ, ये इंक्रीज हो गया था बेसिक ईयर से, तो ये इंक्रीज किया गया था 36%. इसको स्टार्टर के मेंशन कर लेना नोट्स में. ओके. 11th, which of the following describe a key distinction of TPP monitoring system? वेरी गुड. बेसिकली जो स्टेट है उसका काम है मंथली और क्वार्टरली डेटा सेंट्रल गवर्नमेंट को पहुंचाना. तो सेकंड. 12th, which agency compiles the final report on TPP performance? पंचायती राज नहीं करती, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस में चला जाता है ये. एनएसओ. एनएसओ एमओएसपीआई का ही के अंडर आता है. 13, in TPP 2006, which group is specifically mentioned under targeted welfare? SC and ST minorities. Which of the following is not correctly matched? फूड सिक्योरिटी में येस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आ जाता है. हाउसिंग में प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना आ जाता है. क्लीन ड्रिंकिंग वाटर में जल शक्ति अभियान आ जाता है. रूरल रोड्स में भारतमाला नहीं आता. भारतमाला नेशनल हाईवेज का प्रोजेक्ट है. ठीक है. तो ये जितने भी हाईवेज बन रहे हैं ना जो प्रॉपर, वो भारतमाला एक हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है जिसको टीपीपी के अंडर नहीं डाला गया है. 15, which of the following describe the relation between sustainable development goals and TPP? TPP was revised in 2006 to align with Millennium Development Goals and Sustainable Development Goals. 16th question. Under TPP scheme, the social security includes इसमें आ जाती है पेंशन और इंश्योरेंस टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स. ओके. यानी कि जो आपकी अटल पेंशन योजना आती है ना, वो सोशल सिक्योरिटी के अंदर आती है. इसका एक टेबल बनाना पड़ेगा आपको सारी की सारी स्कीम्स का, कि कौन सा स्कीम कहाँ किसको मैच कर रही है. 17th क्वेश्चन. हाउ मेनी सेंट्रल स्कीम्स आर मैप टू टीपीपी इंडिकेटर्स? तो इसका आंसर 14th है.
14 स्कीम्स हैं, 14 पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं ताकि ये चेक कर सके कि जो टीपीपी है वो खरी कितनी सही गई है, यानी जो 20 पॉइंट एजेंडा है वो कितना सक्सेसफुल रहा है। उसके 14 स्टेप्स हैं, 14 पैरामीटर्स है। 18, which of the following is not key objective of 2006 version of TPP? इसका आंसर है 2, क्योंकि जो राइट टू एजुकेशन है ना वो 2009 में आया था, तो 2006 का नहीं है वो। Performance reports on TPP are sent from states at what interval? नहीं, जो स्टेट्स हैं वो मंथली रिपोर्ट इकट्ठा करते हैं, एमपीआर मंथली होती है, लेकिन जो कंटिन्यूटी में वो आती है, क्या बोलते हैं आपकी, जो मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स आती हैं, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स बोलते हैं जिसको, वो आती है आपकी क्वार्टरली स्टेट्स की तरफ से। एनुअल तो पूरा लास्ट में जो 20 आइटम्स के अलावा जो बाकी आइटम्स रह गए उनकी आती है। विच मिनिस्टर ओरिजिनली लॉन्च्ड टीपीपी इन 1975? इंदिरा गांधी। ओके, एमपी लैट्स को लेके भी कुछ क्वेश्चंस हैं, कर लेते हैं। It is administered by which of the following ministry? Hmm. 3. MOSPI. When was MP lad scheme first launched? Yes, 1993. As per the current guidelines, how much annual allocation is made per MP? Good. 5 crores. MP led funds can be used for which of the following purposes? बिल्कुल सही, वेरी गुड। मैं वही देख रही थी, अगर ये क्वेश्चन सही कर दिया तो इसका मतलब ध्यान से सुना है। इनमें से कोई भी चीज़ के लिए यूज़ नहीं होगा, सिर्फ ड्यूरेबल एसेट्स को ठीक करने के लिए, रिपेयर और मेंटेनेंस और क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स आर नॉट परमिटेड अंडर एमपी लैड्स? वेरी गुड, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स नहीं आएंगे इसमें। कोई वो स्टैचू वगैरह बनाना वो भी नहीं आएगा इसमें। 26. Which body is responsible for implementing MP leds work at the district level? This is district authority. Very good. If MP fails to recommend projects for MP leds, what happened to the funds? कहाँ चले जाते हैं फिर वो funds? हाँ, वेरी नाइस, वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास चले जाएंगे एसेंशियल वर्क्स के लिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज एमपी लैड्स टेम्परेरली सस्पेंडेड? यस, 2020, कोविड की वजह से। 29th, what was the reason given for suspending MP leds during COVID-19 in 2020? किस लिए सस्पेंड किए गए थे? Yeah, right, to consolidate the fund for the pandemic management. Can a member of parliament of Rajya Sabha
recommend work under MPLATS? एग्जैक्टली, एनीवेयर इन इंडिया, बिल्कुल सही। कोई राज्यसभा में कोई MP गया हुआ है तो वो रिकमेंड बिल्कुल करवा सकता है भाई, बिल्कुल। ओके। 31st, what is the minimum percentage of MP-led funds that must be used for SC/ST welfare areas? Exactly, 10% for SC, 10% for ST। वैसे तो 15% है टोटल। 15% है टोटल, जिसमें से 7.5% 7.5% का था। ओके। लेकिन टाइम के साथ साथ अब इसको 10% और 10% ही कर दिया है, तो यानी टोटल 20% ही जाता है। ऑल राइट, नाउ सम ओवरलैप्स आर अलाउड। बाकी इसको लेके एक बार ये दोबारा मैं चेक करके आपको बताऊंगी, ठीक है। 15% कंबाइंड होता था, नो डाउट, क्योंकि ऑप्शंस में 7.5 ईच भी है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन हमने 10% किया है। तो हाँ, 10% का अब ओवरलैप अब आने लग गया है, तो इसलिए अब लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग 10% और 10% है, सम ओवरलैप आर अलाउड। बाकी मैं एक बार चेक कर देती हूँ, होल्ड ऑन। जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है उसमें 10% नहीं आ रहा है कहीं पर भी, तो इसका 15% कंबाइंड, या तो ये ऑप्शन कर लीजिए, नहीं तो 7.5% ईच भी आप कर सकते हैं, तो इसका दोनों ही इसका करेक्ट ऑप्शन होंगे, टू बी एंड सी। 10% तो कहीं पर भी नहीं आया है। बाकी अगर कहीं आएगा तो मैं आपको क्लास में कल वाली नेक्स्ट वाली क्लास में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, और अच्छे से स्टडी करके। ओके। विच ऑडिट बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग MPLAT फंड्स यूटिलाइजेशन? कौन चेक करता है? यस, कैग, बिल्कुल सही। अनस्पेंड MPLAT फंड्स एट द एंड ऑफ द MP's टेन्योर कहाँ चले जाते हैं बाय चांस अगर अनस्पेंड रह गए हैं? लैब्स टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। 34, which of the following is allowed under MPLAD's fund usage? Yes, CCTV in public space. What portion of MPLADs must be used for environmental relation work? Environment में कितना परसेंटेज आता है? मिनिमम 5%। ओके, 5% एनवायरमेंट की तरफ चला जाता है। ऑल राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फीचर ऑफ MPLADs? Yes, very good. MPs will only recommend works. Implementation will be done by the local authority. पर्सनल अकाउंट में नहीं जाएंगे फंड, वरना कहाँ जाएंगे? पहले जाते थे, कहाँ जाते थे? कैन एम्पुलेंस फंड बी यूज्ड फॉर डिजास्टर रिलीफ इन अनदर स्टेट? अगर किसी स्टेट में डिजास्टर आया है तो क्या हम वो फंड वहां पे यूज कर सकते हैं? फुली नहीं, 25 लाख तक, ठीक है।
बाय चांस अगर कहीं पे फ्लड या कुछ आ जाता है तो आप यूज कर सकते हो 25 लाख। तभी तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा जो न्यूज़पेपर में आता है कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरफ से 25 लाख रुपए डोनेट हुए हैं, वो इसी वजह से आता है क्योंकि वो वहां से 25 लाख निकाल सकते हैं। विच लेजिस्लेटिव बॉडी रेज द कंसर्न रिगार्डिंग द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन एमपी लैड्स? ये किया था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने। ठीक है, नीति आयोग ने नहीं किया था। नीति आयोग क्यों करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी वो तो। लोकपाल बिल तो अभी तक आया ही नहीं है। अन्ना हजारे जी एनशन पे बैठ के रह गए। पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, ठीक है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी नहीं आता ये। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एमपी लैड्स इज टू create the durable assets. 40th, MP lads are required to complete within what maximum time frame from the date of the fund release? कितने टाइम पीरियड में खत्म करना होता है? 24 मंथ्स। लास्ट इसकी जो डेडलाइन होती है वो 24 मंथ्स होती है, 24 महीने, यानी कि 2 साल। ओके। अदरवाइज वैसे जो सबसे पहली जो डेडलाइन आती है वो आती है 75 डेज की, यानी 75 दिन के अंदर करना है, फिर एक्स्ट्रा 45 मिलते हैं, फिर मैक्स टू मैक्स 24 महीने देके खत्म करवाते हैं काम। ओके, तो दैट वाज ऑल विद टुडेज क्लास। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, इसको पढ़िएगा, इसकी जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स है वो पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये नोट्स को उठाइएगा, फिर इसको पढ़िएगा, इसमें से नोट्स बनाइएगा, और कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछना। ठीक है, एमपी लैड्स में कितना कितना कहाँ कितनी कितनी परसेंटेज एलोकेट होती है वो ज़रूर पढ़ना। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन उसी के ही आते हैं। ऑल राइट, और दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। बाकी हाँ, ये इसमें ये करेक्ट कर देती हूँ मैं, ये रॉन्ग है, ये आंसर की में ये वाला आंसर रॉन्ग है। ठीक है, दैट इज़ ऑल। मैं इसको सेव कर रही हूँ, अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।